स्वागत है आप सभी का फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे ऑप्शन ट्रेड्स पे चर्चा होगी इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होंगे राजेश पालवे एक्सिस सिक्योरिटीज से। लेकिन मैं तुरंत अपना रुख जो है वो एक बार जरा नंबर्स पे करना चाहूँगा। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, लेकिन एक बड़ा नंबर M&M के नंबर्स आए हैं और प्रथम दृष्टांत अगर आप जिसे कहते हैं प्राइमा फेसिया, अगर आप कह सकते हैं कि नंबर्स ठीक है, अच्छे, मतलब इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन है। मुनाफा अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे 3931 करोड़ रुपए का रहा, जो कि 3910 से लेकर 3905 करोड़ रुपए की संभावना थी। तो प्रॉफिट आप कह सकते हैं कि इन लाइन है। स्लाइड डाइवर्जेंस जिसे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस वर्सेस एक्सपेक्टेशन टॉप लाइन में है और 38,517 करोड़ रुपए की यहाँ पे टॉप लाइन। मेरे ख्याल से करीब इतना ही एक्सपेक्टेशन थी, स्लाइट मिस है मेरे ख्याल से इसमें। और एक बात याद रखिएगा, ये मार्जिन्स इनके रहे हैं करीब 14.7%। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्जिन्स 14.7%। एक बार जरा प्राइस लेके आते हैं, हल्का सा एक बार इंट्रोडे चेक लेते हैं। मेरे ख्याल से जब वो टॉप लाइन जो था वो स्लाइट मिस था जब स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से, उसके बाद थोड़ा सा एक डिप आया, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ी रिकवरी आती हुई 3729 पर स्टॉक आके ट्रेड करता हुआ और लगभग 3710 का लो लगाने के बाद थोड़ी सी रिकवरी आती हुई अनुमान के मुताबिक है प्रॉफिट के फिगर। मार्जिन्स ठीक है, स्टेबल रहे हैं मार्जिन्स इस क्वार्टर में, बट थोड़ा सा टॉप लाइन जो है वो डेविएट कर गई है नेगेटिवली और मार्जिन्स ऑलमोस्ट स्ट्राइक करते जो एक्सपेक्टेशन थी स्ट्रीट की और हमारी। हालांकि याद रखिएगा स्टॉक की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव थी। पिछले लगभग आप समझिएगा कि इस फरवरी की सीरीज में ये 3342 से लेकर 38, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग 300, 400, 450 रुपये चला था। तो प्रायर टू नंबर्स जो इसकी प्लेसमेंट थी बहुत एग्रेसिव थी, तो वो थोड़ा लाजमी है रिट्रेस होना। राजेश जी थोड़ा सा निफ्टी बैंक से पहले मैं आपकी एक व्यू जानना चाहूँगा, स्पेशली जो लोग इस स्टॉक को एक लॉन्ग साइड पे चेज कर रहे हैं, आपका व्यू क्या कहता है, कैसे ट्रीट करना चाहिए M&M को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए M&M का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है और आपने देखा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लोअर साइड से एक बाइंग इंटरेस्ट तो अच्छा बना है और स्टॉक कंफर्टेबली अपने नियर टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, बट ये वोलेटिलिटी रिजल्ट के चलते आई है। हमें लगता है अगर डिप्स में ये करीब 3680 3660 के आसपास ये सप्लाई प्रेशर अगर सेटल डाउन होता है तो वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसको बाय करने का। तो 3660 के लेवल को वॉच करेंगे हम। ये वॉलेटिलिटी में अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके आसपास तो फिर वापस पुल बैक का ट्रेंड बनते हुए दिख सकता है। ओके, तो याद रखिएगा 3650 3680 के आसपास स्टेबल हो तो री एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। अन्यथा एक बार याद रखिएगा नंबर्स के साथ हम ये भी देखेंगे कि 3700 का जोन ये कैसे होल्ड करता है। 3700 ये जो 100 रुपए के अगर आप देखें तो जो ट्रांचेस होते हैं और स्ट्राइक जोन्स होते हैं उन पे अगर टिकता है तो देखते हैं क्या करता है। बट मोर और लेस नंबर्स जो है ना, मार्जिन्स के फ्रंट पे, बॉटम लाइन के फ्रंट पे स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक, हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं। स्लाइट डाइवर्जेंस, नेगेटिव डाइवर्जेंस है यहाँ पर टॉप लाइन में। अब देखते हैं, लेट्स सी, अगर 3700 होल्ड करा 3710 तो एक शायद इंट्राडे में पुल बैक पे आएगा। खैर, लेके आइए आपकी स्क्रीन पे निफ्टी और निफ्टी बैंक। इट्स 25957 ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक करीब 60-700 पे। आपको याद होगा सुबह जब आशीष से मैं बात कर रहा था तो मैंने एक बात क्लियरली कही थी, द काइंड ऑफ आई थिंक कॉल राइटिंग एट 26,000 स्टैंड्स राइट नाउ इन न्यूली कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरीके का कॉल राइटर्स का जमावड़ा है, गिफ्ट निफ्टी कहता है मुझसे ऊपर खुलेंगे, लेकिन मैं उस वक्त भी बात कही थी कि ये डिफिकल्ट है क्रॉस करना, ये डिफिकल्ट है क्रॉस करना। कल भी कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कल पुट राइटर्स भी थे 26,000 की स्ट्राइक पे, बट एग्रेशन जिसे कहते हैं पुट राइटर्स में वो था कल 25,900 पे। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, सुबह मैंने कहा भी था कि मैं अपने स्क्रीन पे रखूंगा बेस वन विद अ व्यू। आपको बाय ट्रेड तभी करना है इफ यू गेट अ डिप टुवर्ड्स टेक्निकल बेस ऑफ 867, या फिर मैंने वो अपनी लाइन में क्लियरली मेंशन किया था, और एल्स वी ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 25,900 और बेस वन। 25,900 का मैंने उल्लेख बहुत क्लियरली कहा था अपनी कमेंट्री में कि दैट्स अ टेक्निकल बेस जहां पे मैं बेस वन देता हूं, बट द ऑप्शन बेस परसिस्ट एट 25,900 क्लियरली लिखा था। आप जब थर्ड लास्ट जो लाइन थी उसको टटोल के देखिएगा, थर्ड लाइन लास्ट में क्लियरली 25,900 देखिए आया। 25,900 देखिए 25,900 था कल सबसे बड़े पुट राइटर्स का गढ़ और वहीं से एक रिवर्सल आया। हालांकि इसमें कोई राय नहीं है कि अब तक रिवर्सल वहां से बहुत स्ट्रांग नहीं आया है, लेकिन एक समय जब भी वो रिवर्सल आया था करीब 50-60 पॉइंट का था। बट मोर और लेस इस अंडर परफॉर्मेंस का कारण क्या है?
दैट्स निफ्टी आईटी आज ड्रिफ्ट कर रहा है। निफ्टी आईटी के साथ साथ निफ्टी बैंक ने भी आज ड्रिफ्ट किया शुरुआती दौर में, और इसीलिए ये जो बुधवार का सेशन है अब तक राइटर्स के ग्रिप में चला गया। चलिए एक बार लेके आइए राइटर्स क्या कर रहे हैं। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं द बेस्ट बाय जोन लाइज एट बेस 1 एंड 25,900, और टिल द टाइम ये 26,000 का कॉल राइटर ग्रिप लेके बैठा है, जब तक कि आप RS1 बाइसेक्ट ना कर दें। लुक एट आउटस्टैंडिंग OI 1,70,00,000 एंड दैट्स ह्यूज। करीब करीब 1.25 करोड़ कॉल भी किए यहाँ पे, यानी, और जिस प्रकार से लाइंड अप है पुट्स 1 करोड़ की 25,900 पे। अब ट्रेड जोन परसिस्ट करता है एग्जैक्टली बिटवीन 25,900, 867 और एक रेजिस्टेंस नंबर 1। तो हमारा ट्रेड थीम यही रहेगा, आइदर वी डिफ्ट टुवर्ड्स बेस 1 और 25,900, और हम उस ट्रेड को बार बार RS1 के आसपास ले जाके छोड़ देंगे। और याद रखिएगा द बिगेस्ट ब्रेकआउट जिसे कहते हैं वो ड्रीम ब्रेकआउट 26,000 के ऊपर, वो तभी आएगा जब आप RS1 की ट्रेजेक्टरी को, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे रखिएगा प्लीज, दैट 26,027 का जोन जब तक आप वो पार नहीं करेंगे तब तक वो शानदार ब्रेकआउट 26,035 प्रिसाइसली तब तक नहीं आएगा, तब तक आप ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में रहेंगे। सुबह मैंने आपसे एक बात कही और थी कि बैंक निफ्टी को तभी ट्रेड करना है जब हमारी शर्तों पे बैंक निफ्टी मिले, और वो शर्त क्या थी, मैंने क्या कहा था सुबह आपको, वो पिरामिड्स लेके आइएगा। अभी 60,600 को, 60,700 को, 60,800 को बैंक निफ्टी नहीं अपनाएगा। आपको अगर ट्रेड पिक करना है तो हम अपनी शर्तों पे लेंगे बेस 1 के आसपास। लेके आइए बेस 1। मैंने बात बार बार कही थी क्योंकि ये पुट राइटर अभी 60,500 की स्ट्राइक पे आने को तैयार नहीं है। लेके आइए बेस 1, क्लियरली मेंशन था अ डिप टुवर्ड्स 6477 एंड 367। आज का लो क्या है 444। हमें कल नहीं मिला था ट्रेड, कल मैंने कहा था कल नहीं मिल पाया हमको ट्रेड, लेकिन आज मिला है। बिल्कुल आया, स्लाइड कोलैप्स हुआ, स्लाइड क्या अच्छी तरह से कोलैप्स हुआ। I mean 750 हाई था और आप देखिए उसके बाद दो करीब यहां पर यानी करीब 300 पॉइंट कोलैप्स हुआ। उसके बाद हमारे बेस 1 पे अपनी स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया और अब फिर शूट अप कर गया। बट याद रखिएगा, बिना स्टेट्स देख के बोल रहा हूं, एज ऑफ नाउ जब भी ट्रेड ग्रिप में आए प्लीज आंख मूंद के RS1 के आसपास लाके छोड़ दें, बिकॉज दैट RS1 जोन इज स्टिल लोडेड विद कॉल राइटर्स। और वो क्या है 60,990 और 61,117, और वहां तक ना भी मिले तो भी कम से कम 60,800 के जोन में छोड़ दीजिएगा। क्यों, मैं दिखाता हूं आपको। लेके आइए जरा ऑप्शन स्टैट्स। ऑप्शन स्टैट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे और ऑप्शन स्टैट्स ये कह रहे हैं कि अभी जो कॉल राइटर्स हैं वो 61,000 के जोन पे बहुत स्ट्रांगली ग्रिप लेके बैठे हैं। आउटस्टैंडिंग वाई आज करीब 8.5 पहुंच गया, और नीचे अगर कोई पुट धीरे धीरे अपना कन्विक्शन ले रही है तो वो है 60,500 की पुट, बट स्टिल नॉट इन एनी कंपैरिजन विद 60,000 की पुट। तो व्यू वही रहेगा। राजेश जी गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। राजेश जी, इंडिसेस पे आपका व्यू क्या है? हम एक चैलेंजिंग जोन में हैं, बार बार आके ऑप्शन राइटर्स हमको चैलेंज कर रहे हैं। अभी जब तक ये 60,000 पे इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई बैलेंस्ड है, क्या अप्रोच रखनी चाहिए इंडिसेस पे? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिला है। एक अच्छे अप मूव के बाद हमें लग रहा है कि अब यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन रहेगा जब तक हम जैसा कि डेटा में भी आपने बताया 26,000 के जो कॉल राइटर है जब तक वो अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करेंगे कुछ समय हमें लगता है कंसोलिडेशन रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम देखें जो पुट बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्फिडेंस है पुट राइटर्स का 25,900 25,800 की स्ट्राइक पे, वो ये दिखाता है कि हमें कुछ 1-2 दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, बट हायर साइड पे ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें लगता है ज्यादा बनते हुए दिख रही है। तो जैसे ही 26,000 के लेवल स्पॉट पे क्रॉस होंगे तो वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन भी प्ले आउट होते हुए दिखेगी, क्योंकि अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे रहा है, क्योंकि हम कंसिस्टेंटली 60,000 60,200 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं वॉलेटिलिटी में भी, और ये एक क्लियर ब्रेकआउट ट्रेड यहाँ पे ऑलरेडी प्ले आउट होते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि यहाँ पे से सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। तो डिप्स में बाय करेंगे 25,900 के नजदीक स्पॉट पे आते हैं तो वो एक बाइंग एरिया होगा। स्टॉप लॉस अभी रखना होगा 25,850 का, और पुल बैक में 26,000 के आसपास बेचे, वो एक रेजिस्टेंस जोन है। तो ये एक अभी ट्रेडिंग का दायरा है, 25,900 पे बाय करें और 26,000 पे बेचे। 26,000 के ब्रेकआउट अगर हो जाते हैं तो फिर पोजीशन ऐड भी करें और यहाँ पे फिर फ्रेश लॉन्ग भी लें वहां से।
फिर हमें लगता है 26,150 से 200 की तरफ ट्रेजेक्टरी ओपन होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि 60,450 के आसपास अगर मिलता है बैंक निफ्टी स्पॉट, तो वो भी एक बाइंग एरिया है। डाउन साइड में हम 60,200 के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, जब तक वो स्टॉप लॉस इंटेक्ट है गिरावट में बाय करेंगे, और हायर साइड पे 60,800 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे। ओके, अच्छा ये हो गया आपके निफ्टी बैंक पर आउटलुक। राजेश जी, अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे ट्रेड। क्या 3 ट्रेड्स पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? तो वीरेन जी, पहला स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से, और उसमें हमें लगता है फेडरल बैंक एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है। और अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे पिछले 5-6 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, उसका ब्रेकआउट वापस यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के इसके सेटअप बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक में पोटेंशियल है यहाँ से 305 310 की तरफ बढ़ने का। फेडरल बैंक बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह ऑन द डाउन साइड 287 के आसपास स्टॉप लॉस रखने होंगे। दूसरा स्टॉक जो बाय करना है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है अशोक लीलैंड एक क्लियर विनिंग स्टॉक है, और इसको हमने मल्टीपल टाइम आपके साथ शेयर भी किया है बाइंग साइड में। हमें लगता है अभी भी यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में। जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है, ये स्टॉक 225 230 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह ऑन द डाउन साइड, स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 205 रुपए के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डॉक्टर रेड्डी को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। वीकली चार्ट पे एक फॉलिंग चैनल को अब ये निगोशिएट करके उसमें ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने, एक करेक्शन के बाद यहाँ से एक अच्छी अपमूव की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है। फार्मा एज ए स्पेस हमें पसंद है। तो डॉक्टर रेड्डी बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 1330 1350 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 1240 के आसपास स्टॉप लॉस रखना हो। 3 ट्रेड्स हो गए डॉक्टर रेड्डीज, जरा एक एक करके रखिएगा यहाँ पे ट्रेड्स राजेश पालविया जी के। तो हमने निफ्टी बैंक पे भी देखा, फेडरल बैंक फ्यूचर्स बाय है 292 पे। अगर आप देखें ट्रेड करता हुआ 303 का लक्ष्य यहाँ पर, और 287 का स्टॉप लॉस रहेगा। फेडरल बैंक पे कल की सॉफ्टनेस के बाद एक बार फिर से एग्रेसिव होता ऑन द हायर साइड। दूसरा अशोक लेन, और देखिए इसके नंबर्स आने हैं, और जैसे कहते हैं ना, आई मीन गजब की स्ट्रेंथ है यहाँ पर। एक नंबर जो बड़ा आना था वो आ चुका है मैंने। देन अशोक लेन ड्यू है 230 का लक्ष्य यहाँ पर। और तीसरा ट्रेड आपने अगर आप देखें अभी फार्मा से पिक किया। स्टॉप लॉसेस टारगेट रखिएगा यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज के 1330 का लक्ष्य है, और 1240 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। अच्छा, एक बार लेके आइएगा आप संवेदन मदरसन, प्लीज़ एक बार ये भी स्टॉक लेके आइएगा, क्योंकि इनके भी नंबर्स आए थे। और मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ अभी, और ब्रेक के बाद इस मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। अगर आप इसमें निवेशित हैं, 133.37 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 4 रुपये ऊपर, शानदार तेज़ी यहाँ पर है। नंबर्स की बारीकियाँ सब रखेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ श्री पंकज मित्तल CEO, और साथ ही साथ गंधर्व टोंगिया साहब CFO संवेदन मदरसन के। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं और बातचीत करते हैं। बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। संवेदन मदरसन स्टॉक रखिएगा और नंबर्स रखिएगा इस क्वार्टर के। थोड़ा सा मैं प्राइमा फेस से आपको नंबर्स बताता हूँ। रेवेन्यू करीब 13.5% बढ़े इस क्वार्टर में, वाई बेसिस साल दर साल 31,409 करोड़ रुपए। एबिटा करीब 13.25% बढ़ा, 3,043 करोड़ रुपए। मार्जिन्स करीब 10.5% के आसपास थे। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इनका करीब 16.5% बढ़ा। शुरुआत करते हैं इस क्रम को। जो नंबर्स को मैंने पढ़ा उसके आधार पर कुछ चीज़ें मैं पूछना शुरू करूंगा। गंधर्व जी, पहला प्रश्न मेरा आपसे होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एबिटा थोड़ा सा आपका स्क्यूज हुआ, डिक्लाइन हुआ। इसके बावजूद, क्योंकि आपकी जो टॉप लाइन थी बहुत स्ट्रांग थी, एग्जैक्टली इस मार्जिन्स के स्क्यूज होने का कारण क्या था? एंड क्या ये कारण सिर्फ टेम्परेरी हैं? मार्जिन्स अगले क्वार्टर में क्या फिर से एक्सपेंड होंगे? इस पर आपका टेक। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही रही। हमने करीब 31,400 करोड़ रुपए का टोटल कारोबार किया। आपने जहाँ तक एबिटा मार्जिन का बोला है, वो लगभग कंपेरेबल है। 10% 9.7% के बीच में, अगर आप दोनों तिमाही को देखते हैं, बेस ईयर इस ईयर की, उसके आसपास है। हमारे कुछ बिजनेस में ऐसा होता है कि जो प्राइस इंक्रीज होता है रॉ मटेरियल का, वो कस्टमर को पास ऑन करते हैं वो एक टाइम लैग के बाद में, 2 महीने 3 महीने के बाद में। तो कभी कभी वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। दूसरा, हम लोगों ने कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स लिए थे कुछ पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पहले क्वार्टर में। उसका फायदा हमें अभी देखने को मिला है। वहां पे हमारे को कुछ कॉस्ट का इंप्रूवमेंट दिखा है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन अच्छा रहा है। जैसा हमने पहले भी आपसे बात किया है कि हमें रोज जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, उस पर ज्यादा ध्यान देना होता है, जो धीरे धीरे हम बढ़ा के हमारे 2030 की जो 5 वर्षीय योजना है उसके अंदर 40% लेकर जाना चाहते हैं। कुछ बिजनेसेस
ज़्यादा अच्छे बढ़ चुके हैं, कुछ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमारी जो डेमल कैपेबिलिटीज़ है, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली एंड लॉजिस्टिक, वो कैपेबिलिटीज़ का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है इस टॉप लाइन की ग्रोथ में और अच्छी बॉटम लाइन परफॉर्मेंस में। ओके, ठीक है, ये पॉइंट टेकन। पंकज जी, एक प्रश्न आपसे यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो आपका वायरिंग हार्नेस सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिन सब्सटेंशियली ड्रॉप हुआ है। मैंने आई थिंक इट्स नाउ 9.7 वर्सेस 11.8। क्या है ये? कॉस्ट प्रेशर है, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज थी, या फिर आप एग्जैक्टली वो प्राइसिंग प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए? प्राइसिंग प्रेशर था ओईएम्स की तरफ से, क्या था ये कारण? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया ये। इसमें जो वायरिंग हार्नेस सेगमेंट है हमारा, उसके अंदर भी जैसे गंधर्व ने बताया कि हम लोग आरओसी को देखते हैं। अगर आप मार्जिन को देख रहे हो तो जो अमेरिकन मार्केट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉमर्शियल व्हीकल का मार्केट, उसके अंदर करीब 27% का डिक्लाइन आया। एक वो कारण रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि कमोडिटी है जैसे कॉपर है, वो टाइम लैग के साथ में 3 महीने या 6 महीने के एवरेज पे टाइम लैग पे कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें वो पास ऑन होता है। और इस क्वार्टर में करीब 21% का कॉपर के रेट्स में इजाफा हुआ, जिसका एक काफी मेजर इम्पैक्ट है। अदरवाइज जो हमारे बिजनेसेस हैं वो कंटिन्यूसली अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के तहत काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। गंधर्व जी, आपके नंबर्स में जो ग्रोइंग बिजनेसेस हैं, इमर्जिंग बिजनेसेस इनफैक्ट, माफ़ कीजिएगा, उसमें ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट काफ़ी रैपिड ग्रोथ है वहाँ पर। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि कौन से सब सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ है, ग्रोथ को ड्राइव कौन कर रहा है, और क्या ये मतलब इसमें से आगे की ग्रोथ कौन डिलीवर करेगा, कौन स्पॉन्सर करेगा? इसमें से कौन सा सब डिवीज़न आपका, सब सेगमेंट? हमारे सारे बिजनेसेस में ग्रोथ हुई है। जैसा अभी पंकज सर ने बताया, वायरिंग हार्नेस के अंदर अच्छी ग्रोथ हुई है। जो मॉड्यूल एंड पॉलीमर है, विजन है और इंटीग्रेटेड असेंबली है, उन बिजनेसेस में भी ग्रोथ हुई है। वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन हुए हैं और कुछ एक जगह पे इंप्रूव किए हैं। आपने स्पेसिफिकली बात किया था इमर्जिंग बिजनेस में। हमारे जो 2030 का लक्ष्य है उसमें हम काफी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से नॉन ऑटो बिजनेस को भी सपोर्ट करें, ग्रो करें, और वही जो डेमल कैपेबिलिटीज है उनको नॉन ऑटो सेक्टर के अंदर ले जाके अच्छे से आगे बढ़ाएं। तो 2 बड़े बिजनेस हैं इसके अंदर जिन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। एक है एरो बिजनेस, जिसने पिछले साल से इस साल करीब 41% की बढ़ोतरी करी है, और एक दूसरा है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, जहां पे हमारी कंपनी का सबसे बड़ा फैक्ट्री चेन्नई में इस समय लग रहा है, उसने काफी अच्छा इजाफा दर्ज किया है। एक हमने कई सारी कंपनी खरीदी थी एक्सोमिटेक, उसका भी इस बार कंसोलिडेशन हुआ है, वो भी इमर्जिंग बिजनेस में आता है। तो काफी बिजनेसेस के वजह से ये ग्रोथ आ रही है, और मैं लगता है इमर्जिंग बिजनेसेस और इमर्जिंग ज्योग्राफीज दोनों ही हमारी टॉप लाइन ग्रोथ में और बॉटम लाइन बढ़ोतरी में आगे के सालों में हेल्प करेंगी। मैं गंधर्व जी आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा। व्हाट एग्जैक्टली इज द करंट ऑर्डर बुक बैकलॉग, और उसमें से FY26 का कितना आपने ऑलरेडी रेवेन्यू जो है वो सिक्योर कर लिया है? हम लगभग ऑर्डर बुक की बात 6 महीने के हिसाब से करते हैं। तो सितंबर में मैंने बताया था कि करीब $88 बिलियन का ऑर्डर बुक है। हम वापस आपके पास मार्च के समय आएंगे और फिर बताएंगे कि ऑर्डर बुक की क्या इस समय स्थिति है। पर डायरेक्शनली अगर आपको कलर देना चाहें तो ऑर्डर बुक स्ट्रांग हुई है, ऑटो बिजनेस में भी, नॉन ऑटो बिजनेस में भी, और हमें अगले साल के ऊपर भी काफी अच्छा कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव आउटलुक नजर आता है। मैक्रो एनवायरनमेंट भी काफी अच्छा है, FTA से भी फायदा मिलने वाला है। ओवरऑल मैक्रो में अगर आप ग्रोथ भी देखेंगे, पैसेंजर व्हीकल देख लीजिए, कॉमर्शियल व्हीकल देख लीजिए, वहां भी ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे ग्रोथ आती जाएगी। इमर्जिंग जो आपकी ज्योग्राफीज है वहां पे ज्यादा ग्रोथ आएगी, हो सकता है डेवलप कंट्रीज में कम ग्रोथ है, तो ओवरऑल हर जगह ग्रोथ आती रहेगी। सो आगे के सालों का आउटलुक भी बहुत अच्छा नजर आता है। चलिए पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गंधर्व जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप पोस्ट नंबर्स इस इंटरेक्शन में, इस बातचीत में शामिल हुए। अभी के नंबर्स पे और फ्यूचर्स के नंबर्स पे अपने आउटलुक आपने प्रस्तुत किया, बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अगले क्वार्टर के लिए हमारी CNBC आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से। शुक्रिया सर। निफ्टी वहीं पे 25,941, सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक 60,630 वहीं पर डटा हुआ है। और एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। अच्छा, एक बार डायरेक्टर साहब मेरा एक चीज़ की शायद हमने डिस्कशन करना भूल गए। मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड हाफ के लिए
whether it's Nifty Bank or whether it's Nifty itself, स्ट्रीट का मूड खराब करने का काम अगर कोई इंडेक्स कर रहा है तो वो याद रखिएगा वो है निफ्टी आईटी। और निफ्टी आईटी का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 6 फरवरी का स्विंग लो, 6 फरवरी का स्विंग लो अब आप तोड़ने के कगार पे हैं। और वो एक बहुत, अगर आप देखें तो रिस्की फैक्टर होगा। क्यों बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है वो बहुत दूर है, 34,234, 300, जो कि है इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो निफ्टी के लिए जो दिक्कत का सबब है वो है इस वक्त निफ्टी आईटी के प्रेशर को हैंडल करना। खैर, अब जैसा है अब चलते हैं राजेश जी के पास। ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी, हेल्थ केयर स्पेस यहाँ पे पसंद आ रहा है और उसमें हमें यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर काफी पसंद आ रहा है। आज अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और एक करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड से एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, लॉन्ग बिल्टअप के साइन है, तो हमें लगता है यहाँ पे 930 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन फोकस में रखा जा सकता है। और हमें लगता है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर बना है करीब अब 960 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, तो 930 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपसाइड के टारगेट इसमें 35 रुपए से 40 रुपए की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 18 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स के लिस्ट पे रखे आपने। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे का बाई का। तब तक के लिए नमस्कार।